हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। हिंदी साहित्य का प्रश्न है, सभी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आशा करते हैं कि नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स बनाते रहिएगा। आप लोगों को बहुत सारे मैंने लमसम बहुत ज़्यादा करीब 2,500-3 हज़ार प्रश्न दे दिया है। अगर साहित्य में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछता है तो यहीं से पूछेगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स बना के पढ़ते रहिएगा। फालतू में दुनिया के इधर उधर चीज़ नहीं है। यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न है जो आप लोगों को केवल नोट करना रहता है और याद करना रहता है। जो अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं टीजीटी पीजीटी में, वही सब प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आते हैं। आप सभी के आगे आप लोगों को देते हैं वही प्रश्न, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के इर्द गिर्द ही लमसम टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं और ये पढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न देखते हैं। काव्य के तत्व माने गए हैं। काव्य के कितने तत्व माने गए हैं? काव्य के 2 तत्व माने गए हैं। कौन कौन सा है? तो काव्य के तत्व माने गए हैं कौन कौन सा है? महाकाव्य के उदाहरण है। कितने माने गए? 2 तत्व माने गए। अब अगला प्रश्न है महाकाव्य के उदाहरण है। अब प्रश्न कह रहा है कि महाकाव्य कौन कौन सा है। यहाँ तक रामचरित क्या है? यह महाकाव्य है और जो खंड काव्य के अंतर्गत आता है। और रामायण कांडों में विभक्त है पर भी ये भी क्या है? महाकाव्य है। साकेत यह भी है महाकाव्य है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। महाभारत किसका है? वेद व्यास का है। पद्मावत किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। कामायनी है जयशंकर प्रसाद का। उर्वशी किसका है? ये भी जयशंकर प्रसाद का है। अगला है लोकयतन, एकलव्य आदि। ये सब सभी क्या हैं? महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। महाकाव्य के उदाहरण कितने आ गए? रामचरितमानस जो रामायण का ही अनुवाद किया गया, अवधी भाषा में रखा गया, ये भी एक महाकाव्य है। रामायण तो महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य है। महाभारत महाकाव्य है। पद्मावत क्या है? महाकाव्य है। कामायनी भी महाकाव्य है। उर्वशी की रचनाकार हमको लगता है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अभी मैंने पढ़ाया पर ध्यान नहीं आ रहा। तो उर्वशी शायद ही है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर की है। लोकयतन, एकलव्य, ये सब महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है मुक्तक काव्य के उदाहरण है। तो मुक्तक काव्य के उदाहरण कौन से हैं? मीरा के पद हैं, रामायणिया हैं, सप्तशती हैं। यह कैसा काव्य है? तो यह एक मुक्तक काव्य है। अगला है काव्य कहते किसे हैं? तो काव्य कहते हैं किसे? दोष रहित को, सगुण एवं रमणीयार्थ प्रतिपादक युगल रचना को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अगला है काव्य के तत्व हैं। काव्य के तत्व कौन से हैं? भाषा तत्व, बुद्धि या विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। काव्य के तत्व हैं भाषा तत्व, बुद्धि या विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। काव्य के भेद कितने हैं? तो काव्य के कितने भेद हैं? काव्य के अंतर्गत कितने आते हैं? प्रबंध आता है। प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य दोनों आता है। प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य दोनों आता है। मुक्तक काव्य में क्या आता है? तो मुक्तक काव्य आता है। अगला है वामन के काव्य प्रयोजन माना है। तो वामन ने कितने काव्य प्रयोजन माना है? दृष्ट प्रयोजन, प्रीति आनंद की प्राप्ति, अदृष्ट प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति। ये सब कैसे किसके अनुसार हैं? वामन के काव्य प्रयोजन माने जाते हैं। अगला भामा की काव्य परिभाषा कितनी है? तो भामा की काव्य परिभाषा है शब्दार्थों सहित काव्यम। क्या है? शब्दार्थों सहित काव्यम है। अगला है प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृष्ट या विशिष्ट रूप से बंधा हुआ। यह प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ आता है। अगला है रसात्मक वाक्यम काव्यम। यह एक सूत्र है। यह एक सूत्र है रसात्मक काव्यम वाक्यम काव्यम। परिभाषा है किसकी? पंडित जगन्नाथ का। ये एक सूत्र भी है पर परिभाषा किसने दिया था? तो परिभाषा के बारे में पूछता है पंडित जगन्नाथ
किसका है? अगला है काव्य के कला पक्ष में निहित होती है। क्या निहित होती है काव्य के कला पक्ष में? तो भाषा निहित होती है। किसमें? काव्य के कला पक्ष में। अगला है काव्य में आत्मा की तरह माना गया है। किसे? काव्य में आत्मा की तरह माना गया है रस को। रस को क्या? आत्मा की तरह माना गया है। अगला है तदोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्लापि परिभाषा है। शब्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि परिभाषा है। किसकी है पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। किसकी है? मम्मट की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगला है काव्य के तत्व विभक्त किए गए हैं। कितने खंडों में या विभक्तों में? किसमें किया गया है? तो काव्य के तत्व विभक्त किए गए हैं 4 वर्गों में। प्रमुखतया रस शब्द है। सबसे ज़्यादा प्रमुख क्या है? रस शब्द है। अगला है कविदंडी ने काव्य के भेद माने हैं। कविदंडी ने काव्य के कितने भेद माने हैं? तो कविदंडी ने काव्य के 3 भेद माने हैं। कितने? 3 भेद माने हैं। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा दी है। 16वां प्रश्न कह रहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा दी है। किसने दिया है? आचार्य जगन्नाथ ने दिया है। किसने? आचार्य जगन्नाथ ने दिया है। अगला है काव्य रूपों में दृश्य काव्य है। तो काव्य रूपों में दृश्य काव्य है कौन? नाटक है। क्या है? नाटक है। अगला है काव्य प्रयोजन की दृष्टि से मत सर्वमान्य है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से मत सर्वमान्य है मम्मटाचार्य का। किसका है? मम्मटाचार्य का है। अगला प्रश्न है काव्य प्रयोजनों में प्रमुख माना जाता है क्या? आनंदानुभूति का माना जाता है। किसे? काव्य प्रयोजनों में प्रमुख माना गया है। किसे? आनंदानुभूति को माना जाता है। अगला काव्य रचना का प्रमुख कारण क्या है? तो काव्य रचना का प्रमुख कारण हेतु क्या है? तो प्रतिभा का है। किसका होगा? प्रतिभा का होगा। अगला है महाकाव्य और खंड काव्य में सामान्य लक्षण है। महाकाव्य में और खंड काव्य में सामान्य लक्षण क्या है? कथानक उपस्थापन जैसा होता है। क्या होता है? कथानक उपस्थापन एक जैसा होता है। अगला है काव्य रचना के सहायक तत्व हैं। काव्य रचना के सहायक तत्व कौन कौन से माने जाते हैं? वर्ण विषय भाव जिसे कहते हैं वर्ण विषय, जिसे क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। अभिव्यक्ति पक्ष जिसे क्या कहते हैं? कला कहते हैं। और आत्म पक्ष। क्लियर हुआ? कितने माने गए? तो 3 माने गए काव्य के सहायक तत्व। वर्ण विषय यानी भाव, अभिव्यक्ति पक्ष यानी कला और आत्म पक्ष। अगला है मम्मट के काव्य प्रयोजन हैं। मम्मट के काव्य प्रयोजन कितने माने जाते हैं? यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, शिवेतर, क्षति, संघ पर निर्वृत्त, कांता सम्मिलित हैं। सब दिख रहा है? कितने हैं मम्मट के काव्य प्रयोजन हैं? यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, शिवेतर, क्षति, संघ पर निर्वृत्ति, कांता सम्मिलित हैं। मम्मट ने अगला प्रश्न है मम्मट ने शिवेतर का अभिप्राय है। तो मम्मट के शिवेतर का अभिप्राय क्या है? अनिष्ट होता है। क्या होता है? अनिष्ट होता है। अगला है सगुणालंकरण सहित दोष सहित जो हुई परिभाषा है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। सगुणालंकरण सहित दोष सहित जो हुई परिभाषा किसकी है? चिंतामणि की है। किसकी परिभाषा है? चिंतामणि की परिभाषा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के तत्व हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार 5 तत्व हैं। कौन सा है? पहला शब्द और अर्थ है। दूसरा क्या है? रस है। तीसरा क्या है? गुण है। चौथा है अलंकार है। 5वां है दोष रीति। क्या है? 5वां दोष और रीति है। तो काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के कितने तत्व माने गए? 5 तत्व माने गए। शब्द और अर्थ, रस, गुण, अलंकार और दोष रीति। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में काव्य विचार दिए हैं। काव्य विचार दिए हैं। कितने दिए हैं?
ज्ञान विस्तार दिया है, मनोरंजन दिया है, लोक मंगल दिया है और उपदेश दिया है। कितने दिए हैं? 5 विचार दिए हैं, ज्ञान विस्तार, मनोरंजन, लोक मंगल और उपदेश। आगे बढ़िए। खंड काव्य में सर्ग खंड होते हैं, खंड काव्य में सर्ग खंड होते हैं, 7 से कम होते हैं। कितने? 7 से कम होते हैं। अगला है शैली के आधार पर काव्य भेद हैं। कितने हैं? शैली के गद्य और पद्य को क्या कहा जाता है? चंपू शैली कहा जाता है। तो शैली के आधार पर काव्य के कितने भेद? एक भेद है। गद्य और पद्य मतलब मिलाकर क्या हुआ? चंपू शैली का विस्तार हुआ। गद्य और पद्य। दृश्य काव्य के भेद कितने हैं? तो दृश्य काव्य के भेद हैं कितने? रूपक और उपरूपक। कितने? रूपक और उपरूपक यानी कि 2 भेद हैं। महाकाव्य का प्रधान रस क्या होता है? वीर रस, श्रृंगार रस या शांत रस को माना जाता है। महाकाव्य का प्रधान रस क्या होता है? वीर रस। श्रृंगार यहाँ पर गलत लिखा है, श्रृंगार यहाँ पर केवल ऐसे होगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो श्रृंगार ये वाला सा नहीं होगा। अगला है कितने महाकाव्य के प्रधान रस? कितने? 2 हैं, वीर, श्रृंगार या शांत रस। महाकाव्य के प्रारंभ में होता है किसका? मंगलाचरण, इष्ट देव की पूजा होती है। महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण या इष्ट देव की पूजा होती है। अगला है रूपक के भेद हैं। रूपक के कितने भेद हैं? तो रूपक के भेद हैं कौन कौन से हैं? नाटक प्रकरण, नाटक है, प्रकरण है, भाण है, प्रहसन है, व्यायोग है, समयोकार है, वीथि है, ईहा मृग है, अंक है। कितने हो गए? 4 5 9 भेद हो गए। कितने भेद? तो रूपक के कितने भेद? 9 भेद। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समयोकार, वीथि, ईहा मृग, अंक। कितने? 9 भेद। महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं कितने? 8 और अधिक होते हैं। 8 तो होते ही होते हैं, इससे अधिक भी होता है। अगला है जैसे अगला है महाकाव्य के एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग होता है। इसका परिवर्तन किया जा सकता है। सर्ग के अंत में किया जाता है। किसमें? सर्ग के अंत में। अगला है मुक्तक काव्य है, एकाकी है, सादृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ पद है। क्या? समर्थ पद है। मुक्तक काव्य क्या है? एकाकी, सादृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ पद्य है। अगला प्रबंध काव्य वन स्थली है। जो मुक्तक काव्य गुलदस्ता है, इसके बारे में कह रहा है। जो मुक्तक काव्य गुलदस्ता है, यह उक्ति किसने कही है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अगला प्रश्न है मुक्तककार के लक्षण होते हैं मार्मिकता, कल्पना प्रवण, व्यंग प्रयोग। मार्मिकता, कल्पना प्रवण, व्यंग प्रयोग। ये रहे आज के कुछ प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।